स्टार्ट। एस्टोनिया एक ऐसा देश है जो सन 2001 से ही अपने यहाँ नागरिकों को इंटरनेट की उपलब्धता के लिए प्रयासरत है और इंटरनेट को अधिकारियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। लेकिन वहाँ भी महामारी के संकट में स्कूल बंद होने के बाद ही ऑनलाइन शिक्षा का अस्थायी विकल्प अपनाया गया है। इटली में महामारी का कहर अधिक रहा है। पिछले साल स्कूल बंद होने के साथ ही वहाँ के शिक्षा मंत्री ने गूगल के अधिकारियों को बुलाकर अपने स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल तकनीक का सहयोग मांगा था। ब्रिटेन में भी गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया गया था, लेकिन वहाँ भी स्कूल खोलने के विकल्पों पर लगातार बात होती रही। यही नहीं, वहाँ ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कई अध्ययन किए गए। एक अध्ययन में यह निकल कर आया कि ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई के घंटे कम हो गए हैं। वहाँ के शिक्षक और अधिकारी कुछ महीनों की स्कूल बंदी से विद्यार्थियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था कर रहे हैं। पैरा हमारे देश में कुछ दिनों को छोड़ दे तो बीते करीब 1.5 साल से स्कूल कमोबेश बंद ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ऑनलाइन शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ा है। स्कूल बंद होने के कारण शिक्षा तकनीक का व्यापार करने वाली कंपनियों के अपने बाजार का जबरदस्त विस्तार हुआ है। आज जूम, गूगल क्लासरूम, टीम्स जैसे ऐप आम हो गए हैं। पिछले साल एक दिन में 3,18,000 लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड किया था। उसके बाद से अब तक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब दुनिया के ज़्यादातर देश अपनी अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार से जूझ रहे हैं, तो शिक्षा तकनीक की कंपनियां मुनाफा कमा रही है। जोर शोर से प्रचारित शिक्षा तकनीक आपदा में एक वैकल्पिक अवसर तो देती है, लेकिन यह माध्यम नियमित स्कूलों का विकल्प नहीं बन सकता है। पैरा हाल ही में मैंने जम्मू, पूंछ, सांबा के कुछ ग्रामीण स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात की जो 11वीं 12वीं में है। उन्होंने बताया कि उनकी 1-2 घंटे ऑनलाइन कक्षा चलती है, जिसमें उनको कोई गृह कार्य दे दिया जाता है। कार्य करने के बाद वे शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं, लेकिन निचली कक्षाओं के बच्चों के पास न तो ऐसे संसाधन हैं और न ही उनके लिए कोई प्रबंधन। स्कूल बंदी के दौरान देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने ऑनलाइन के विकल्प के तौर पर व्हाट्सएप, यूट्यूब, लाउड स्पीकर आदि का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास किया है। कुछ शिक्षकों ने गांव मोहल्ले में पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी खबर स्थानीय स्तर तक सीमित रही। बड़ी कंपनियों ने विज्ञापन देकर, ब्रांड एम्बेसडर उतारकर, स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देकर अपने लिए जगह बनाने की रणनीति अपनाई है। शिक्षा तकनीक की बड़ी कंपनियां कुछ शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण भी दे रही है ताकि वे शिक्षक दूसरे शिक्षकों को इन
कंपनियों के शैक्षिक उत्पादों के बारे में बताएं। पैरा, इन सभी प्रयासों के बीच क्या यह सच नहीं है कि शिक्षा तकनीक हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक असमानता पैदा कर रही है? अपने देश में लगभग 32 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों में से 4 करोड़ से कम विद्यार्थी ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं। तो जो 28 करोड़ बच्चे तकनीकी संसाधनों से वंचित है, उनके लिए शिक्षा की चुनौतियां क्या और नहीं बढ़ गई है? यूँ भी महामारी और आर्थिक चुनौती के चलते विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या स्कूल छोड़ सकती है। तो शिक्षा में तकनीक कैसे हमारे लिए सहायक हो रही है? पैरा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं रहती है, उसके लिए हर महीने कम से कम 250, 300 या इससे ज़्यादा का इंटरनेट डाटा खरीदना पड़ता है, पाठ के प्रिंट निकलवाना होता है और इंटरनेट की अनवरत कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जिन विद्यार्थियों का पोषण स्कूल के मध्याह्न भोजन पर निर्भर हो, क्या वह ऑनलाइन शिक्षा के प्रवाह में शामिल हो पाएंगे? ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिनमें स्मार्टफोन या कंप्यूटर के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाने पर किसी बच्चे ने खुदकुशी कर ली। कितने बच्चे अभी ही ऑनलाइन पढ़ाई के दायरे से बाहर हो चुके हैं? विराम स्टॉप।